चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रैश बैच 40 डेज बिजनेस स्टडीज पहला लेक्चर। ठीक है, शुरू करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से, है ना। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। कुछ बातें शुरुआती समय में क्लियर कर दूं ताकि 40 लेक्चर में फिर मुझे इसको क्लियर ना करना पड़े। करीबन 120 पेजेस की मैं आपको एक पीडीएफ दे रहा हूं जिसको मैं बोलता हूं कि ये है ना रिवीजन 2.0 है। रिवीजन नोट्स हैं लेकिन 2.0 है, मतलब ये सेकंड वाला वर्जन। एक रिवीजन नोट्स और देता हूं मैं, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये क्रैश बैच के हिसाब से ये टेबुलर फॉर्मेट में, जैसा मैंने प्लानर में समझाया था उस तरीके से। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन बैंक दूंगा जो कि है QB 360 प्रो, है ना। क्वेश्चन बैंक 360 प्रो। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक 360 प्रो का मतलब क्या है? 360 मतलब कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक बेस्ड अपने क्वेश्चंस कवर हो जाए। उसमें भी 360 क्यों? क्योंकि कुछ जगहों पे एमसीक्यू कवर करूंगा, कुछ जगहों पे केस स्टडी, और आगे चल के असर्शन रीजन में मिल जाएंगे। तो जितनी मल्टीपल वेराइटी अपने को देखने को मिलेगी बिजनेस स्टडीज की क्वेश्चंस में, सीरीज में, वो सब अपन यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये जो लेक्चर है ये 3 भाग में बांट दूंगा। ठीक है, आप लोग जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं लेवल 1 लेवल 2 क्या होता है, और मैं आपको बताता भी चलूंगा कि लेवल 1 और लेवल 2 होता क्या है। ठीक है, टॉपिक में बांटूंगा लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से। तो जैसे सपोज करते हैं आज मैंने लेवल 1 स्टार्ट करा। ठीक है, तो पहले मैं इसका आपको कंसेप्ट दे देता हूँ, फिर थोड़ी सी मैं आपको इसकी रीडिंग करा दूंगा। पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं आपको रीडिंग ना भी कराऊं तो ये बुक दे दूंगा, आप रीड कर लेना। ठीक, लास्ट में फिर लेवल 1 के ही कुछ क्वेश्चंस हैंडल कर लेंगे। तो एक दिन में लेवल 1 किया, एक दिन में लेवल 2, एक दिन में लेवल 3, 3 दिन में चैप्टर खत्म हो गया। ऐसा इस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए बात शुरू करें मैनेजमेंट से। तो जैसे कि क्रैश बैच में नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि बच्चा ऑलरेडी पढ़ के आया है तो उसको पता तो है कि मैनेजमेंट क्या है, आपने भी कहानी सुन रखी है। ठीक है, लेकिन मैं ये कोशिश करके चल रहा हूं कि कोई पहली बार सुने तो उसको मैं कैसे समझाऊं, उसके लिए मैनेजमेंट की कहानी क्या है। तो मैं आपको पुराने टाइम से कहानी में कोई याद आती है वो सुनाता हूँ। मैं एक जगह अक्सर जाया करता था, तो वहाँ पे है ना एक अंकल थे, रमेश अंकल। रमेश अंकल का क्या काम था? चाय का काम था। छोटी सी चाय की उनकी टपरी थी, तो वहाँ जाना मेरा होता था अक्सर। पड़ता ही है, जाना पड़ता ही है। तो मैं वहाँ जाता था, चीज़ें चलती थी, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी थे जानने वाले, और अच्छा तब मैं पढ़ाता था, तो मतलब उसमें ऐसी कोई वो वाली बात नहीं, पढ़ाता था मैं। तो हुआ यूं कि उनके यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि उनकी चाय का टेस्ट बड़ा अच्छा था। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये होती थी कि उनके यहाँ मेस बहुत क्रिएटेड रहता था। मतलब वो ग्लास रखे हैं गंदे से, दूध बॉईल हो रहा है ना, हल्की सी वो चाय पत्ती की स्मेल भी आ रही है, बड़ा ऐसा क्योटिक सा माहौल होता था। ठीक है, तो एक दिन भीड़ कम थी, मैं बैठा हुआ था, तो वो भी बैठ गए आके, अपनी चाय खुद ही बनाई, खुद ही लेके बैठ गए। मेरे को बोलते कि और सर कैसा चल रहा है? बढ़िया। मैंने यार तुम्हारे यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, और तुम्हारे यहाँ मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो उन्होंने मैनेजमेंट वर्ड पहली बार सुना कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है मतलब क्या। तो बोले सर मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैंने बोला अरे रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है ना। बोले नहीं सर मेरे को समझाओ। तो जैसे बोले समझाओ, तो फिर तो जाग गया अंदर से। तो फिर मैंने बोलना शुरू किया कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with or through others with organizational objective effectively efficiently। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि महंगा आता है, मतलब EMI पे मिल जाएगा? फिर मैंने नहीं नहीं नहीं, कुछ आता नहीं है, मैनेजमेंट होता है, वो करना पड़ता है। तो वो थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला सरल शब्दों में बोलो क्या। तो मैंने कहा सर ऐसा है, बहुत सारे काम है आपकी शॉप पे, है ना, तो व्हाई डोंट यू यूज मैनेजमेंट टेक्टफुली, जैसा हम मैनेजमेंट के लिए पढ़ते हैं, है ना। मैनेजमेंट को कैसा बोलता हूं मैं कि 3 वर्ड है, मैनेज, मैन, टेक्टफुली। लोगों से सही तरीके से अपना काम करवा लेना मैनेजमेंट है। देन ही रियलाइज कि अच्छा सारा काम मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये वो क्लिक कर गया उसको एक बार में, रमेश को। बहुत अच्छी बात थी। फिर मेरा फ्रीक्वेंटली आना जाना नहीं हुआ, बाद में आना जाना हुआ। बाद में मुझे ये पता चला कि रमेश ने 3 लोगों को हायर किया। एक कोई गुड्डू को कर लिया था, एक कोई मुन्ना को उसने हायर कर लिया, और एक उसने बबीता जी को हायर कर लिया। ऐसे 3 लोगों को उसने हायर कर लिया। बबीता जी बाय डिफॉल्ट कैश मैनेजमेंट का काम देखती थी, गल्ले पे बैठती थी, और बाय डिफॉल्ट फिर मार्केटिंग भी हो ही जाती है, मतलब। और जो मुन्ना भाई थे वो बहुत अच्छा क्या करते थे, चाय बनाते थे, वेरी एंथुजियास्टिक टी मेकर थे वो।
बचा हुआ आदमी हेल्पिंग का काम करते थे, इनका काम थोड़ा सा मैनेजमेंट का था, ऑब्जर्वेशन का था, काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पे बातचीत ज़्यादा होती थी। फिर क्या होने लगा, एक दिन की बात मुझे बाद में उन्होंने बताई, मैं आपको अभी बताता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि उनका काम थोड़ा सिस्टमेटिक हो गया, काम बढ़ गया ना एक तरीके से। फिर जब काम चलने लगा तो एक दिन क्या हुआ, कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि हमें ना 50 चाय चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। तो जो मुन्ना था, जो एंथुजियास्टिक टी मेकर था, उसने क्या करा कि 50 चाय चाहिए, पहली बार ऑर्डर आया इतना बड़ा, हर बार एक दो जाती हैं, मैं धीरे धीरे बनाता हूँ, एक बार में 50 चाय बनाना है। तो वो बड़ा एक्साइटेड हो गया और उसने क्या करा कि यार क्या फर्क पड़ता है, अपन जल्दी जल्दी बना देते हैं। और वो कस्टमर भी रश कर रहा था कि जल्दी चाहिए, तो उसने जल्दी जल्दी बना दी। पर क्या करा, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूध में पानी ज़्यादा मिला दिया, ठीक है, थोड़ी सी चाय पत्ती कम डाली, शक्कर कम डाल दी, एक आधी बार उसका हाथ नमक में भी चला गया, वो भी डल गया थोड़ा सा। तो ऐसी मिक्स सी ही चाय बन गई। फिर वो चाय सर्व हुई, बाद में बुराई भी बहुत हुई कि ये चाय तो अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम है। फिर एक दिन 2 दिन बाद फिर ऐसा मौका पड़ा, फिर 50 चाय 60 चाय का ऑर्डर उसको आया। तब उसको लगा कि यार पिछली बार गलती हो गई थी कि मैंने जल्दी करने के चक्कर में ख़राब कर दिया था। तो इस बार उसने क्या करा, टाइम ले लिया। उसने बोला सर मेरे को टाइम लगेगा, पर आप मेरे को टाइम बता दो। तो उसने बोला कि सर आप एक काम करना, मेरे को 30 मिनट में दे देना। तो उसने बोला ठीक है। और क्योंकि वो 1-2 दिन से इस प्रोसेस में था, तो उसने क्या करा, 20-20 कप करके 3 बार चाय बनाई 30 मिनट के अंदर। चाय का टेस्ट कांस्टेंट रहा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हमेशा कितने कप बनाने की थी, 20 कप बनाने की। थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो किया और उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बीते दिनों जब उसके यहाँ गया तो उसने एक कहानी मेरे को सुनाई। तो जब मैंने ये दोनों किस्से उससे सुने तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तू क्या समझा मुन्ना। तो बोले सर मेरे को ये समझ में आया कि क्या है, जल्दी काम करके देने से कुछ नहीं होता है, व्यवस्थित काम करके देने से होता है। फिर मैंने एक लाइन ऐड करी, मैंने बोला जैसे व्यवस्थित काम अपन करके दे देते हैं, पर अगर अपन उसमें डिले कर दें, तो जैसे तूने 30 मिनट मांगे पर तू 1 घंटे में देता चाहे तो चलता है क्या? बोले भैया कैसे चलता। मैंने कहा फिर तू दोनों बोल। बोले दोनों कैसे? मैंने कहा मुझे कम समय में भी काम करना है और काम भी सही करना है ना, मेरे को दोनों चीजें पूरी करना है। मुझे चाय भी देना है क्योंकि पहले भी तूने चाय तो दी थी पर उसका टेस्ट बिगाड़ दिया था जल्दबाजी के चक्कर में। इस बार भी तूने चाय दी, समय ले लिया, लेकिन टेस्ट मेंटेन रखा। तो दोनों चीजों का बैलेंस तेरे को आना चाहिए। फिर मेरे को धीरे से बोलता कि मेहुल भाई आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ। बोले ये 2 दिन के बाद ना, अब तो क्या है, धीरे धीरे चाय बनाने में मेरी को ऐसा है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया चाय बनाना आ गई। मतलब मेरे को तो अब क्या 20-30 कप कप कितनी बोलो, कभी बोलो, रात में बोलो तभी बना देता हूँ। अच्छा मन में मैं तो पढ़ाता था तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, है ना, और आपका फिर क्या आता है स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टिज्म, यहाँ तक पहुँच गया भैया। सीन बढ़िया चले, कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। ऐसा हो गया। कुछ दिनों बाद मेरा वापस जाना हुआ तो इत्तेफाकन कोई मेरे साथ में भी थे और वो कहीं पहले पढ़े होंगे मुझसे, तो वो भी था साथ में बैठा हुआ था। तो बातचीत होने लगी कुछ कुछ। तो इतने में बबीता ने रमेश से बोला कि आप चाहते क्या हो मुझसे। तो हम दोनों रुक गए कि क्या है, लड़के आदमी से पूछे कि तुम चाहते क्या हो, तो मतलब अब मजा आने वाला है बात को। अब अपना ऐसा ईव ड्रॉप करने का मजा है नहीं, वाला ईव ड्रॉपिंग क्या करो। और अब ऐसा कोई बोलेगा तो फिर मैं भी मिला हाँ हाँ क्या पता चले क्या चाहते हैं रमेश जी। तो रमेश जी बोले क्या चाहता हूँ मतलब। बोले नहीं आप चाहते क्या है मेरे से, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं छोटी सी, हम रोज आते हैं, रोज काम करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, रोज आगे जाते हैं और रोज घर चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या चाहिए, क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो रमेश जी ने बड़ा अच्छा रिप्लाई किया। रमेश जी ने बोला कि देख क्या है, एक तो पैसा कमाना है, दूसरा क्या है कि लोग कस्टमर बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। आसपास में कोचिंग क्लासेस हैं, बच्चे बहुत बोरिंग टीचर से पढ़ पढ़ के आते हैं, नींद में होते हैं, फिर चाय पी लेते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। कई बार तो 2-2 पी जाते हैं, है ना, कि मेहुल की क्लास है 2 पी लो। ऐसा है नहीं खैर, पर चाय वाला सीन हो जाता है। और तीसरा है कि अपना परिवार अच्छा चलता है। तो अभी तो बोले अपना परिवार मतलब, बोले अपना मतलब तुम भी बेटी जैसी ही हो मेरी, और मेरे जो घर में बीवी बच्चे हैं वो भी, तो एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा ही है, तीनों चीजें हो जाती हैं, बढ़िया है।
मैंने कहा ये भी ठीक है ना। ये कन्वर्सेशन भी मैंने वहाँ पे सुनी। ये सब बातें हो गई, मैंने देखा, ऑब्जर्व करा, मैं भूल भाल गया। मेरे किसी स्टूडेंट को बिजनेस स्टडीज पे प्रोजेक्ट मिला और उसका ये था कि आप ये प्रूफ करके बताएं कि जो मैनेजमेंट है वो बड़े कॉरपोरेट्स में नहीं, सारे बिजनेसेस में चलता है। तो एक बार वो ऐसे पूछना है, जैसे आप लोग आते हो कि कौन सी कंपनी ले लें, प्रोडक्ट क्या ले लें। तो मैंने उसने मेरे से पूछा कि मेहुल भाई ऐसा कुछ बताओ ना कि मैं ये प्रूफ कर सकूं मैनेजमेंट हर जगह है ना, मतलब दिख नहीं रहा है पर है हर जगह। तो मैंने उसको, मेरे को फिर याद आया कि मैंने तू उसको है ना रमेश के पास जा, रमेश चाय वाला है आगे, वहां चले जा, 1-2 दिन उसके यहाँ बैठ, तो उसके यहाँ बैठेगा ना तेरे को पूरा मैनेजमेंट वहां मिल जाएगा। ठीक है। अब उसने आके जो मुझे बताया वो बातें आज के इस लेक्चर में अपन करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आई होप स्टोरी लाइन आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। जो लोग पुराने पढ़े हैं उन्हें ये भी याद आ गया होगा कि हाँ डेफिनेशन मेहुल ने धीरे से बोल दी, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी भी धीरे से बोल दी, ऑब्जेक्टिव भी बोल दिया, फीचर्स भी बता दिए थोड़े से। बाकी अपन बातें उस लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आगे कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी आप थोड़ा बुक को ऑब्जर्व करिएगा, थोड़ा रीड करते हैं और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए ये रिवीजन नोट्स हैं, ये उस व्यक्ति के लिए हैं जिसने एक बार पढ़ रखा है। मैंने प्लानर में भी कहा था बार बार कि बिना एनसीईआरटी पढ़े नहीं जाना। जो लोग मेरी किताब से पढ़ रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ रहे हैं वो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। पर फिर भी मन में डाउट आ जाए कि एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ी, तो आप एनसीईआरटी पैरेलल खोल लो, मेरी किताब खोल लो, मिला लो, लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, उल्टा रिफ्रेश वर्ड भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है। लेकिन रिवीजन नोट्स के बेसिस पे ही आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे ये मत मानना। मैं कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्ट तो मैनेजमेंट का वही रहेगा हमेशा, वो रिवीजन नोट से पढ़ो मेन बुक से पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम कंटेंट की बात करते हैं, रीडिंग कंटेंट की, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी या मेरी जो किताब है वो आपको पढ़ना पड़ेगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब रिवीजन नोट्स ऐसा एलिवेशन का काम करते हैं, सपोर्ट का। ठीक है ना। इन पे रिलाय मत करना, इन पे मतलब 100% ब्लाइंड फेथ मत कर लेना। ठीक है। आई तो एक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ये एक बड़े अच्छे ऑथर हैं, इनकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन मैं इसलिए रखता हूँ अपने साथ क्योंकि जब भी मैं मैनेजमेंट की बात करने जाता हूँ तो है ना, मेरी जो डेफिनेशन है जो मैंने अभी कही कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ और थ्रू अदर्स फॉर अ गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये जो है पूरी डेफिनेशन है ना, ये थोड़ी सी कैसी है ना, मतलब एनसीईआरटी से मेरे शब्दों में बनी हुई है। लेकिन हमें कभी कभी एक आधी ऑथर की डेफिनेशन पता हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि अपने इंडिया में थोड़ा सा रटा हुआ बच्चे को समझदार माना जाता है। तो एक डेफिनेशन रटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अपन 2 किताब पढ़ लेंगे पूरे मैनेजमेंट पे तो एक डेफिनेशन अपन थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ये डेफिनेशन क्यों रखी हुई है? क्योंकि ये मेरी ही बातों को ऐसा रिजेंबल कर देती है, उन्हीं से जुड़ी हुई है। एक बार पढ़ के देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय efficiently using limited resource in the changing environment। जो पुराने हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो अगर इसकी एक एक लाइन को जो मैंने हाईलाइट करा उसको तोड़ें तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ पूरी बात कवर है, इसमें कुछ छूटा नहीं है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को मैं उठा लेता हूँ, जैसे मैंने डेफिनेशन से कुछ कंसेप्ट उठा लिए। ठीक है। जैसे एक मैं उठाता हूँ कि इन्होंने लिखा मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें कोई काम पूरा करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। तो मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड, है ना, या होती होगी गोल ओरिएंटेड, नहीं पता अभी, पर गोल होना जरूरी है। फिर ये बोलते हैं टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अब ये 2 वर्ड बार बार आ रहे हैं कि इफेक्टिवली क्या है और एफिशिएंटली क्या है, तो इसको समझना पड़ेगा। ठीक। फिर आपने बोला कि ये प्रोसेस है, तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो मैं बताता हूँ कि प्रोसेस का मतलब होता है इंटर रिलेटेड फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शन। जैसे हम उसी रमेश के यहाँ चलते हैं, तो रमेश जब चाय बनाता है तो वो एक प्रोसेस फॉलो करता है। गैस चालू करता है, बर्तन रखता है, पानी डालता है, चाय पत्ती डालता है, दूध डालता है। इसका एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी है, उसके पास प्रोसीजर है, प्रोसेस है। इस प्रोसेस को वो फॉलो करेगा। मतलब शॉर्ट में बोला जाए तो इंटर रिलेटेड फंक्शन है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से रिलेटेड है।
पानी की क्वांटिटी बढ़ाने से, दूध की क्वांटिटी कम करने से चाय के टेस्ट में चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इंटर रिलेटेड एक दूसरे से, ठीक है। ज्यादा तेज फ्लेम पे आप बनाओगे तो हो सकता है चाय जल जाए। तो हर चीज एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। मैनेजमेंट में भी प्रोसेस का मतलब होता है देयर आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नॉर्मली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही हम पढ़ते हैं पूरे मैनेजमेंट की स्टडीज में। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है क्या, विच इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द थिंग्स डन, ऐसा बेसिक माना जाता है, ठीक। फिर सवाल आता है कि सर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है। तो वही आप कहानी याद रखना, जब उसने ये कहा था, किसने, मुन्ना ने, कि मेरे पास ऑर्डर आया 60-50 चाय का, मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना दूं क्योंकि सामने वाला जल्दी मांग रहा है। तो यहां पे वो व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मैं काम पूरा कर दूं, डिस्पाइट ऑफ अच्छा काम पूरा करूं, अच्छी क्वालिटी के साथ करूं, है ना, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करूं, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। वो सिर्फ क्या सोच रहा है कि मैं काम पूरा कर दूं। काम पूरा कर देना इज इफेक्टिवनेस। मैंने काम पूरा कर दिया, आपने वो काम दिया, पूरा कर दिया। आपने बोला 10 क्वेश्चन करके लाना, ले आया, 2 महीने में लाया, मतलब ही नहीं 2 महीने में 10 क्वेश्चन करने का। मैंने 10 मिनट में कर दिए, पर सब पे डाउट है मेरे को, तो फिर ये भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें व्यक्ति कैसा चाहिए जो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या था, मुन्ना भाई नहीं सिखाया। एफिशिएंसी का मतलब ये था, मैंने थोड़ा टाइम ले लिया, मैंने क्वालिटी मेंटेन करी और दिए गए समय में काम भी पूरा कर दिया। मतलब मैंने काम भी पूरा करा, क्वालिटी भी मेंटेन करी, टाइम को भी मैनेज कर लिया, जितनी मेरे पास रिसोर्सेज थी उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लिया। अब मैं और एफिशिएंट होना चाहता हूँ, तो वो बोल रहा है ना कि अब मैं ऐसा हो गया हूँ कि अब तो मैं 30-40 चाय भी उतने ही अमाउंट में, उतने ही टाइम में बना देता हूँ। मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिसोर्सेज कम यूटिलाइज कर रहा हूँ, टाइम कम यूज कर रहा हूँ, लेकिन काम ज्यादा करके दे रहा हूँ। जैसे धंधे में सीधी सीधी बात चलती है कि जिसको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी हो वो 100 रुपए ले और 200 रुपए का काम करके दे। इससे क्या प्रूफ होगा कि आप कम में ज्यादा करके देते हो, मतलब आप बेहतर आदमी हो, ठीक है ना, आप एफिशिएंट आदमी हो। तो अगर हम शब्दों से ऐसे समझें तो कुछ ऐसा दिखता है, इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेप्यूटेड गोल विद इन अ टाइम फ्रेम। बस इसमें सिंपल लाइन ये ध्यान रखना है, कंप्लीटिंग अ टास्क पे बात कर रहे हैं। एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क विथ यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस। यहाँ पे रिसोर्स कम करना है, काम अभी भी पूरा करना है। मैं पूछता हूं, बताइए क्या बड़ा, इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी? एफिशिएंसी बड़ी होती है। क्यों होती है बड़ी एफिशिएंसी? क्योंकि एफिशिएंसी इंक्लूड्स इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी में काम भी पूरा होता है, रिसोर्स भी कम लगते हैं। इफेक्टिवनेस में सिर्फ काम पूरा होता है, ठीक है ना। ये चीज थोड़ा दिमाग में ध्यान रखिएगा। तो एक छोटी सी बात क्लियर होती है क्या, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब दोनों का एक कॉन्ट्रास्ट मैंने यहाँ पे दिया है, एक टेबल है, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। मैं चाहता हूं आप 2 मिनट लो और एक बार इसको रीड करो जल्दी से। ठीक है, समझ आए? अच्छा हाँ, अब जैसे कि मैंने कहा था कि टेबल्स है, तो लेवल 1 का पहला टॉपिक मैंने कवर किया जिसका क्या नाम था, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट क्या है, डेफिनेशन ध्यान रख लो, एक ऑथर की डेफिनेशन पढ़ लो, 3 मेजर वर्ड आते हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, उस पर बात कर ली, एक स्टोरी लाइन आपको दे दी। अब ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, स्टोरी ध्यान में रखना, बातों को मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जैसे इस टेबल की खास बात को ध्यान से समझना, ये टेबल 3 भागों में बटा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल। ये एक्सप्लेनेशन 100% एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए। एग्जाम्पल सिर्फ यही एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये भी आपकी सहूलियत के लिए।
रिवीजन नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको ऐसे 5 एग्जाम्पल पता है, आपको ऐसे 3 एक्सप्लेनेशन आते हैं, लेकिन आप इन एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स को पढ़ के अपने आप को याद दिला लेते हो कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं अभी की स्टोरी की बात करूं तो मैं एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाता। क्या आपको लगता है रमेश भाई गोल ओरिएंटेड आदमी है? क्योंकि वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी चाय को फेमस करना है, इंदौर में सबसे बढ़िया चाय वाला उनको बनना है। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, हर तरीके का दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड काम करने के लिए उन्होंने क्या अप्लाई किया, मैनेजमेंट अप्लाई किया। और मैनेजमेंट अप्लाई कब हुआ, जब गोल था। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, पहला। फिर मैं बोलता हूं कि मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में मैनेजमेंट चलता है, आपके स्कूल में चलता है, मेरी कोचिंग में चलता है, और रमेश भाई की दुकान पे भी चलता है। तो छोटे से लेके बड़े तक, प्रॉफिटेबल से लेके नॉन प्रॉफिटेबल तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेके ट्रेडिंग तक, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट कैसा हो गया, परवेसिव हो गया। मुझे मतलब कुछ एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बस यूं ही बोल के बता सकता हूं आप। फिर मैं बोलूँ मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। मैं तो बोलता हूं कि डायमेंशन लेस है मैनेजमेंट। किसी भी डायमेंशन से जोड़ो, आप तो सुनते ही हो ना, गीता जोड़ के सुनाता हूँ, रामायण सुनाता हूँ, सब सुनाता हूँ, इसमें सब जुड़ जाता है। आपकी लाइफ सुना दूं तो भी जुड़ जाती है। तो डायमेंशन लेस है, किसी भी डायमेंशन पे जोड़ दो। मल्टी डायमेंशनल से इनका कहने का मतलब है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे एक साथ काम करता है। देखो, ये बोलते हैं सर ये वर्क पे काम करता है, पीपल पे काम करता है, ऑपरेशन पे काम करता है। हाँ, वर्क मतलब चाय सही बनाना रमेश भाई, पीपल मतलब मुन्ना गुड्डू और बबीता जी से काम लेना, ऑपरेशन मतलब ये दोनों से मिलके, मतलब जितने भी लोग हैं वो, और जो चाय बनना है वो, ये दोनों कामों को मर्ज करके बेस्ट चाय वाला बनना ये जीवन में चाहते हैं, इनका ऑपरेशन है। ठीक। फिर हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है कि इनको रोज ऐसा करना है। वो भाई ने अपने को समझाया ना कि एक बार सर 50 चाय का ऑर्डर आया था तो गड़बड़ हो गई, फिर दोबारा आया तो मैंने सुधार लिया। क्योंकि अगर ये कंटिन्यू नहीं होता तो स्कोप ऑफ चेंज नहीं होता। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। फिर हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हाँ, कर ही तो रहे हैं सब मिलके, एक बबीता जी और 3 लड़के यही सब। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, क्योंकि मार्केट इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो अब जैसे मान लो कोई बारिश ज़्यादा आ गई, ठंड ज़्यादा पड़ गई, तो फिर उनको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना अपन है ना अदरक वाली चाय रखना शुरू करते हैं। फिर कुछ जिम फ्रीक्स आते थे तो उन्होंने सोचा कि ग्रीन टी रखते हैं इनके लिए। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वो थोड़े दिन के लिए भुट्टे का भी इंतज़ाम कर लेते हैं कि यार कौन सेक के बेच देंगे, क्या पता उससे थोड़ा बिजनेस चल जाए। तो डायनामिक है, इन बदलते इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। फिर मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स, जैसा कि उन्होंने कहा जब मैं आखिरी में गया कि मेहुल भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा है, पर सब अच्छा चल रहा है ना। तब मैंने उनको ये कहा था कि मैनेजमेंट मोहब्बत ऐसा है कि ये दिखते नहीं है, बस ये महसूस होते हैं और तभी अच्छा लगता है। ठीक। अब मैं अगर इनके एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ के बता दूं तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, पर आप पहले मुझे बताओ क्या आपको ये क्लियर है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट परवेसिव नेचर का है। परवेसिव के लिए वर्ड क्या याद रखोगे, यूनिवर्सल नेचर का है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, डायमेंशन कितने, 3, वर्क पीपल ऑपरेशन। वर्क और पीपल जोड़ते हैं तो ऑपरेशन बनता है। ठीक। फिर मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, रोज करना है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, सबसे मिलके, अरे मैंने लिखा ना मैनेजमेंट एक्टफुली, तो MEN है ना, तो ग्रुप ऑफ पीपल आर देयर। ठीक। फिर मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होगा और उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ साथ अपने आप को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और लास्टली आता है मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स, दिखता नहीं है लेकिन फील होता है, समझ आता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते हैं। मैं एक तरफ एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूं और चाहता हूं कि आपकी नज़र एग्जाम्पल्स पे हो ताकि आप जल्दी से देख पाए। ठीक है, आइए। Every organization has a set of simple and clear stated goals which are the reasons for their existence. Management unites the effort of individual to achieve these goals. ये लाइन एग्जैक्ट NCERT की लाइन है। ठीक है, यूज करी जा सकती है। ये कहते हैं एग्जाम्पल में, द गोल ऑफ टाटा मोटर इज टू प्रोवाइड रिलायबल एंड अफोर्डेबल व्हीकल्स। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स ऑल द डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग टू अचीव दिस। तो आपको समझ में आ रहा है, मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में समझा दिया, एक तरीके से रिवाइज करा दिया
टेक्निकल चीजें लिख के दे दी। अगर आपको ऐसा लैंग्वेज ही याद रखना हो तो आप ये लैंग्वेज याद रख लेना। एक और पढ़ देता हूं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, तो यू कैन से मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। एनसीईआरटी की लाइन इसमें होती है कि मैनेजमेंट इज परवेसिव बिकॉज इट कैन बी सीन इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा बोल लो, एक ही बात है। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी विथ 3 डायमेंशंस। ऐसे मैंने कहा बहुत डायमेंशंस हैं, पर मेजरली बिजनेस में 3 मानते हैं। लोगों से काम कराना है, आगे जाके कहीं पढ़ेंगे स्टाफिंग। काम क्या सही करना है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजिंग में, प्लानिंग में हमें बताया कि काम क्या सही करना है। और ले दे के अल्टीमेटली क्या करना है, ऑपरेशन, जहां पे मेन और मटेरियल मिल के आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर देंगे। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैनेजमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करता है, मतलब प्रोसेस में है। इंटर रिलेटेड फंक्शंस क्या हो गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सब बातें। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले प्लान करो, फिर ऑर्गेनाइज करो, और ये करते रहना पड़ेगा। इसलिए मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक को क्या बोलता हूँ, ये मैनेजमेंट साइकिल है। बना के दिखाता हूँ, याद है क्या आपको कैसे बनाता था मैनेजमेंट साइकिल? कहाँ से चालू होती है, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर और लास्टली क्या आता है, कंट्रोलिंग पे खत्म होता है क्या मैनेजमेंट? नहीं, वापस शुरू हो जाती है साइकिल। आप लोगों के लिए क्या बोलता था, प्लानिंग करो, आपको 100 नंबर लाना है बीएस में। ऑर्गेनाइजिंग करके आप रिसोर्सेज ले आए, कौन सी बुक से पढ़ेंगे। स्टाफिंग करके आपने मेरे को बुलाया, भाई तू बता दे। डायरेक्शन लिया कि कैसे अचीव करा जाता है, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन, एलसीएमएस। और फाइनली आपने चेक किया कि आपके नंबर आए कितने, 98 आए। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। पर मैं कहता हूँ कि क्लास 12 में मैनेजमेंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब 2 नंबर जो नहीं आए ये डेविएशन है। तो इसके लिए फिर अगले साल वापस दोगे क्या एग्जाम, कि 98 में संतुष्ट हो जाओगे? हाँ, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेसमैन 100 करोड़ का टर्नओवर अचीव करना चाहता है, 98 सीआर पे उसने टर्नओवर क्लोज किया, तो अगले साल और मेहनत करके 100 करोड़ पे जाएगा। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट कैसा है, कंटिन्यूस प्रोसेस। फिर आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, हमने इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखी, सब में बहुत सारे लोग मिलके ही काम करते हैं। खास बात जो आपको ध्यान रखना है, ये चैप्टर 3 के लिए बेस बनता है। वर्ड क्या है, डायनामिक फंक्शन, बहुत बार आता है ये। डायनामिक वर्ड से आप हमेशा एक वर्ड याद रखना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब कहने को बिजनेस इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, आपके अलावा जो कुछ भी हो सब बिजनेस इन्वायरमेंट है ना। जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मान लो ये यूनिवर्स है और ये आपका बिजनेस है, तो जितनी जगह बच गई वो सब बिजनेस इन्वायरमेंट है। और ये अफेक्ट करेगा आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटर हैं, कस्टमर हैं, सब तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं। क्योंकि सब बाहर हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो समझदारी क्या है कि आने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करें। जैसे स्पिरिचुअलिज्म में बोलते हैं ना कि चेंजेस कांस्टेंट है, चेंज तो होगा, बदलाव तो आएगा, आपको क्या करना है, अडॉप्ट करना है। ठीक है ना। फिर मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। इसमें कहते हैं ये मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फील्ड थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। ऐसा सिंपल। क्या मैं मानूं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आए, रिवाइज हो गए। छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, एक बार रीड कर लोगे तो अच्छा रहेगा। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे वो बबीता जी वाली बात है। बबीता जी ने क्या पूछा था कि आपको क्या चाहिए, हम कर क्यों रहेंगे? तो जवाब क्या दिया था रमेश ने कहा था एक तो पैसा कमाने के लिए, ठीक, और एक और क्या कहा था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, और एक क्या कहा था कि मेरी फैमिली, मतलब फैमिली में तुम लोग भी हो और मेरी जो पर्सनल फैमिली है वो भी हो जाए। तो 3 जवाब दिए थे। तो अगर इन तीनों को ध्यान से देखें तो पैसा मतलब बिजनेस के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब सामाजिक कार्यक्रम, और फैमिली के लिए मतलब पर्सनल। तो अगर अब से पूछा जाए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब पैसा कमाना है, सिंपल। पर पैसा कैसे कमाते हैं सर? तो मैं बताता हूं, जब आपने बिजनेस शुरू किया होगा
तो आप 3 स्टेज से गुजरे होंगे। 3 स्टेज क्या रही होगी? सबसे पहले आपने सरवाइव किया होगा। सरवाइव करने का मतलब क्या? जितना पैसा आ रहा है उतना खर्च हो रहा है। जैसे आप कह लो बीईपी सिचुएशन पे थे आप, ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी याद है आपको? समझते हो आप बीईपी? क्या बोलते हैं हम इसमें? कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू। लॉस में नहीं है, सरवाइव कर रहे हैं बस। 100 रुपए लगाते हैं, 100 रुपए घर ले जाते हैं शाम में, कल फिर लगा दे, बचता कुछ नहीं है। सर्वाइवल चालू हुआ इनिशियल स्टेज में। फिर आप आते हो प्रॉफिटेबिलिटी में। यहाँ का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट कम है, रेवेन्यू क्या हो गया है? ज्यादा हो गया, प्रॉफिट कमाने लग गए आप। अब जो लोग अकाउंट्स पढ़े उन्होंने पढ़ा है कि एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है, एक सुपर प्रॉफिट होता है। तो वो पढ़ाने वाला सिखाने वाला सिखाता है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन कमाती है तब ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। जैसे जूते के व्यापार में 10% प्रॉफिट है, तो जो भी इंसान जूते का व्यापार करेगा आज नहीं तो कल 10% कमा लेगा। डिपेंड ऑन दी कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर 10 लाख लगाए तो 1 लाख कमा लेगा, 1 करोड़ लगाए तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली कमा लेगा, लेकिन हाँ 10% कमा लेगा। लेकिन अब वहां पे नाइकी, एयर जॉर्डन जैसे जूते बिक रहे हैं जो 2-2 लाख 3-3 लाख के हैं, तो अब ये तो एक इमेंस प्रॉफिट कमा रहे हैं। एप्पल है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है अपने प्रोडक्ट पे, तो ये क्या कर रहे हैं? सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो प्रॉफिट की हिडन बात ये है कि ऐसे तो हम पहले से बेहतर हो गए, कॉस्ट से ज्यादा पैसा आने लगा, पर अब हम किस स्थिति में चले गए हैं? अब हम प्रॉफिटेबिलिटी की स्थिति में चले गए, और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब हम नॉर्मल प्रॉफिट पे हैं अभी। फिर ऐसा समय आएगा जब हम सुपर प्रॉफिट पे जाएंगे, और सुपर प्रॉफिट में डेवलप होती है गुडविल, और जब गुडविल डेवलप होती है तो क्या डेवलप होती है? ग्रोथ। क्योंकि अब हर व्यक्ति आपके यहाँ माल खरीदना चाहता है, आपका नाम है बाजार में, बहुत सारे एम्प्लॉयज आपके यहाँ आके काम करना चाहते हैं, आपका वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रमेश भाई के लिए सीधा था कि पैसे कमाना है, पर रमेश भाई को अगर मैं समझाऊं तो मैंने क्या समझाऊंगा? जब दुकान चल रही थी तो सर्वाइवल था, अब थोड़ी अच्छी चल रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी है, जब ऐसी 50 कर लोगे तो ग्रोथ है। सिंपल। क्या मैं मानूं कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव समझ में आया है ना? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एक बार रीड करेंगे थोड़ा जल्दी से। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट एंड सस्टेन इटसेल्फ इन अ लॉन्ग रन। सर्वाइवल। सिंपल। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न एडुकेट प्रॉफिट टू कंटिन्यू एंड ग्रो। तो प्रॉफिट कमाते रहो रेगुलर, जिसको क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर जब ज्यादा कमा लेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स द इफेक्टिवली एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लॉइट्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज, इट कैन बी मेजर्ड एंड इंक्रीज सेल्स, मार्केट शेयर एंड एम्प्लॉइज एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे एक छोटी सी खास बात है, उसको ध्यान रखना। जैसे आपसे कोई पूछे कि सर किसी व्यक्ति का बिजनेस बहुत बड़ा है, ये कैसे पता करें? तो 2 चीजों से चेक करते हैं हमेशा, है ना? कैसे चेक करोगे? जिसका टर्नओवर ज्यादा हो और जिसके नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा हो, दोनों में से कोई भी एक भी ज्यादा होगा तो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, मतलब इनका काम अच्छा चल रहा है। अच्छा देखो तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ज्यादा लोग होंगे काम करने वाले तो बाय डिफॉल्ट टर्नओवर को ऊपर ले ही जाएंगे, और टर्नओवर बहुत ऊपर जा ही रहा है तो इसका मतलब ज्यादा लोग करेंगे, लगेंगे काम करवाने के लिए, है ना? तो ये थोड़ा सा एक बात यहाँ पे ध्यान रखना। देन विल कम टू सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या करना है? क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, रीजनेबल प्राइस लेना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, एम्प्लॉय वेलफेयर और बेसिक कम्युनिटीज का ध्यान रखना है। तो जैसा कि वो भाई कह रहे थे, रमेश जी क्या कह रहे थे कि मुझे लोगों को सेटिस्फेक्शन होता है, चाय पी के अच्छा लगता है। अब जैसे मैंने कहा जिम फ्रिक्स के लिए उन्होंने ग्रीन टी ले आए, तो थोड़ा सा उनकी हेल्थ का सोच रहे हैं। फिर मैंने शुरू में कहा था कि जब मैं उनके यहाँ गया तो बड़ी मेस क्रिएट होती थी, उन्होंने सफाई वगैरह रखना शुरू कर ली, हाइजीन क्रिएट होने लगा। जब उनके पास वो अकेले काम करते थे तो ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते थे, एक लड़के से काम कराते थे तो वो भी एग्जॉस्ट हो जाता था। अब उन्होंने काम को बहुत स्टैंडर्डाइज तरीके से बांट दिया है, तो उनके पास प्रिविलेज है कि जैसे आज मुन्ना नहीं आया तो गुड्डू मुन्ना का काम कर लेगा, ये गुड्डू का काम कर लेंगे, बबीता जी नहीं आई तो एक दिन ये कैश पे बैठ जाएंगे। थोड़ा सा मैनेजमेंट करने के चांसेस क्या हो गए हैं, अब बढ़ गए। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो जैसे ही इन्होंने मैनेजमेंट अप्लाई करने लगे वैसे इनका बाय डिफॉल्ट सोशल ऑब्जेक्टिव भी धीरे धीरे क्या होने लगा? फुलफिल होने लगा। लास्टली जो आपको देखने को मिलता है, हाँ जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी कह सकते हो आप,
कैसे होगा इनकी दुकान में एनवायरमेंटल प्रोडक्शन? कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये एनवायरमेंट को? डिस्पोजेबल नहीं देते, कुल्हड़ में देते हैं। या आगे चल के आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो इनोवेशन कर ली इन्होंने कि अब नॉर्मल प्लास्टिक और डिस्पोजेबल की जगह क्या यूज़ करने लगे हैं, कुल्हड़ यूज़ करने लग गए हैं। कुल्हड़ रिसाइकल हो जाए ऐसा यूज़ करने लगे हैं, ठीक है ना। क्योंकि समझना, देखो पहले कांच में आती थी चाय, तो कांच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर कांच में क्या होता था, उसको बार बार धोना पड़ता था, फिर वो टूट जाता था। कभी 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 खुद की गलती से टूट जाता था, कभी कस्टमर की गलती से टूट जाता था। वो कस्टमर भगवान है, भगवान को चाटा मारते हुए अच्छा तो लगेगा नहीं कि गिलास तोड़ दिया, ठीक है ना, वो भी 6 रुपए के लिए। और कप, जो गिलास था वो महंगा पड़ता था, चाय से महंगा पड़ जाता था। फिर डिस्पोजेबल मार्केट आया, अब कोई टेंशन ही नहीं, 2-2 कप ले लो, तोड़ दो, फाड़ दो। अब तो खुश होते हैं कि भैया क्रश करके डाल दीजिएगा, पर इससे एनवायरनमेंट का नुकसान होने लगा। तो अभी हम बीते दिनों में देखते हैं थोड़ा सा कुल्हड़ का ट्रेंड वापस आ गया है ना। तो कुल्हड़ से क्या सुविधा है, ऐसा कहते हैं कि शायद ये रिसाइकल हो जाता है, मिट्टी है तो ऐसे फेंकने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ी सहूलियत वाली। तो ये आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी, है ना। अगर आप मैनेजमेंट अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे आ जाएगी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो रही है, किसकी? ओनर की, एम्प्लॉयज की, और सोशल एंड सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो रही है, किसकी? ओनर की और एम्प्लॉयज की। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए जो सबसे खास बात आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि बेटर वर्किंग कंडीशन बनना चाहिए। कौन सी कंडीशन बनना चाहिए? बेटर वर्किंग कंडीशन, किसके लिए? फॉर एम्प्लॉयज के लिए। वो घर की फैमिली की बात अपन बाद में कर लेंगे, अभी हम मैनेजमेंट में बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस में किसके लिए बनना चाहिए? एम्प्लॉयज के लिए बनना चाहिए। क्या यहाँ तक क्लियर होता है? पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैं एक बार रिकैप कर लूँ क्या अभी तक, है ना। मैनेजमेंट में क्या पढ़ी डेफिनेशन? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ और थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। कितनी बातें निकल के आई? 3। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, ऐसा रखो। फिर 2 शब्द, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मतलब काम पूरा करना, एफिशिएंसी मतलब काम भी पूरा करना, कम रिसोर्सेज के साथ पूरा करना। देन विल मूव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल में कितने डायमेंशन है, कौन कौन से? वर्क, पीपल, ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब वर्क प्लस पीपल। फिर क्या मिला? कंटिन्यूस प्रोसेस, फिर डायनामिक इन नेचर, intangible force, यहाँ तक। then there are 3 objectives of management. which are these 3 objectives of management? organizational, social, personal. organizational में 3, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सोशल में समाज के लिए, पर्सनल में एम्प्लॉय के लिए। तो ठीक है, बढ़िया, यहाँ तक आप क्लियर हो। तो आज के लेवल 1 के लास्ट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल 1 तक ये 4 टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर लेवल 2 की चर्चा अगली बार करेंगे। तो अब मेरे को कहाँ जाना है? लेवल 1 के इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे। तो मैं कहानी पे जाता हूँ वापस, रमेश भाई की। तो मैंने आपको लास्ट में कहानी ऐसी छोड़ी कि एक लड़के को मैंने भेजा था कि जा तू वहाँ बैठ, तू 2-3 दिन देखेगा ना तो तेरे को सब समझ में आ जाएगा कि वहाँ कैसे मैनेजमेंट काम हो रहा है। तो अब वो वापस आया है, अपन सबके बीच में है, ठीक है, यहाँ खड़ा है, और वो क्या करके बता रहा है अपने को? ये बता रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का। तो समझते हैं। तो जैसे मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई बता, तूने क्या देखा रमेश भाई की दुकान में, मैनेजमेंट में क्या होता हुआ मिला तुझे? तो उसने मुझे कहना शुरू किया कि मेहुल सर, वहां पे सिर्फ रमेश भाई का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा है, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं सबकी ग्रोथ हो रही है, सबको पैसा मिल रहा है, सब बेटर वर्किंग कंडीशंस में आ गए हैं। यहां तक कि कस्टमर्स के जो गोल है, उनको जो चाहिए वो भी अचीव हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैनेजमेंट ने उन्हें हेल्प करी है ग्रुप गोल अचीव करने में, विच इंक्लूड्स ओनर एज वेल एज मैनेजमेंट, ठीक। और क्या देखा? तो वो कहता है कि मैंने ये देखा, जो मुन्ना पहले 20-30 कप चाय बनाता था ना,
और वो जो गुड्डू क्लीनिंग में बहुत स्लो था, और बबीता जी जो कैलकुलेशन करती थी कैश का, और जो ये भाई मैनेज करते थे, ये लोग पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हो गए। आजकल ऐसा हो गया है कि पहले पेमेंट होता है, बबीता जी एक टोकन देती हैं, उसके बाद चाय दी जाती है। चाय बनाने वाले व्यक्ति को रेगुलर बेसिस पे ये पता होता है कि कितनी चाय वो बेच चुका है, क्योंकि टोकन उसके पास है, तो वो उस हिसाब से बार बार चाय प्रिपेयर कर लेता है। और ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट हो जाती हैं कितनी देर में कब सफाई करना है। ठीक है, तो हो क्या रहा है अल्टीमेटली सर, उनके यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ रही है, देर इज एन इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ठीक। और क्या देखा, बोले सर मैंने ये देखा कि नई नई चीज़ें आ गई हैं। शुरुआती दिनों में उनके यहाँ पे सिर्फ कैश चलता था, अब वो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। अब ऐसा हो गया है कि बबीता जी एक फ़ोन कैरी करती हैं, जिसमें जो ऑफिस आसपास में जो ऑफिसेज हैं वो उनको फ़ोन लगा देते हैं कि मैडम आप है ना इतने बजे 10 चाय भिजवा दीजिएगा। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए मैंने उन्हें देखा। मैंने बोला अच्छा। और क्या देखा, बोले सर मैंने ये देखा कि जब ठंड आ जाती है या जब बारिश बहुत पड़ती है तो बाय डिफॉल्ट उनकी चाय की सेल एकदम बढ़ जाती है। तो वो उसको बरकरार रखने के लिए, मतलब ऐसा ना हो कि आज बारिश गिर गई तो लोग ज़्यादा आ गए, बारिश में हमारे यहाँ आओ, इसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है ना, थोड़ा सा जैसे वो कभी कभी क्या करते हैं, मूंग के भजिए ऑफर कर देते हैं। कई बार वो बारिशों में कॉफ़ी ऑफर करते हैं। बोले स्पेसिफिकली कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिसमें वो इस तरीके की स्कीम्स लाते हैं कि हम 2 चाय पे 1 चाय फ्री कर देंगे। तो मैंने उन्हें डायनामिकली ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हुए देखा। तो मैनेजमेंट ने क्या करके दिखाया, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ना। ठीक है, और क्या देखा, बोले सर ये सब तो था ही, सबके गोल तो अचीव हो ही रहे थे। अब बबीता जी ने आईफोन ले लिया है, अब वो स्नैप डाल रही हैं, वेरी हार्ड डे कैलकुलेटिंग कैश। और जो मुन्ना है सर, उसने भी आईफोन ले लिया है, वो व्लॉग बनाता है कि हेलो गाइस, आज चाय बनाने का हमारा तीसरा दिन है और आज हम ये कर रहे हैं। तो सर देर इज पर्सनल ग्रोथ हो रही है सर। तो वो लोग अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी क्या कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं। गुड्डू भाई जो है सर, वो शॉर्ट गन से आते हैं आजकल, चाय का यहाँ दुकान पे सफाई करना है। और जो रमेश जी हैं उन्होंने थार ले ली है। तो हर आदमी की ग्रोथ हो रही है सर। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। मैंने सर अल्टीमेटली क्या समझ में आया तेको, बोले सर मुझे ये समझ में आया कि एक व्यक्ति ने एक प्रोसेस अपनी लाइफ में लगाई, जिससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छी हो गई, लोग उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई भी बहुत हो गए, उसके यहाँ काम करने वालों को भी अच्छा लगने लगा। इससे मैंने ये पाया कि अब बहुत सारे लोग रमेश की कॉपी करते हैं और नया बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मतलब रमेश एक ऐसे माइंडसेट पे जा चुका है कि वो अनस्टॉपेबल होना चाहता है। वो ऐसा सोचता है मैं ऐसी 500 दुकानें बनाऊंगा और मेरे यहाँ एम्प्लॉयज होंगे और डेवलपमेंट होगा। तो मैंने फिर उससे पूछा कि तुझे लगता है ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये सोसाइटी का हो रहा है? तो बोले हाँ सर, देखा जाए तो हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, सर्कुलेशन ऑफ मनी हो रहा है। अरे इकोनॉमिक्स, मनी फ्लो चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स में चेंज आ रहा है, और कंफर्ट तो क्रिएट कर ही रहे हैं ना। तो बोले सर मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी यहाँ पे हो रहा है, विच इज़ दी फॉर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अप्लाइंग मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मुझसे कोई पूछता है ना कि आप मैनेजमेंट में क्यों इतनी गहरी बात करते हो, तो मैं बस इसीलिए करता हूँ कि क्या है, जॉब में यू कैन कैलकुलेट कि मैं 10 लाख पे था, 12 लाख पे हूँ, 15 लाख पे हूँ, 50 लाख पे हूँ, मरते मरते 100 करोड़ तक पहुंचोगे शायद। बिजनेस में भी यू कैन कैलकुलेट मेरा इतना टर्नओवर, मेरा इतना टर्नओवर, मेरा इतना टर्नओवर। पर बिजनेस आपको एक ऐसा टूल दे देगा जिससे आप सोसाइटी में बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकते हो। जैसे बायोकॉन में जब पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंसुलिन का प्रॉब्लम किरण जी ने सॉल्व कर दिया, है ना। मतलब कितनी पावर होती है एक बिजनेस में कि वो कैसे छोटे से मतलब कहाँ से शुरू हुआ, छोटे से अप्रोच से, लेकिन उसने सोसाइटी को बहुत डेवलप कर दिया। आज अगर हम एक छोटा सा लॉजिक देखें, अब देखो मैं 4 देशों के नाम लिखता हूँ, अमेरिका, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, अमेरिका के पास फोन्स में कौन सा फोन है, आईफोन। चाइना के पास वन प्लस। ठीक,
इंडिया के पास लावा, और इनके पास है मोबाइल बॉम्ब, धमाका कर देते हैं, है ना। पर अगर आप ये चार चीजें देखो तो आपको इनकी इकोनॉमिक और बिजनेस साइकिल समझ में आ जाएगी। किसकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी होगी, दिख ही रहा है अमेरिका की अच्छी होगी, जो आईफोन जैसा प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है वर्ल्ड वाइड, क्यों नहीं होगी उसकी अच्छी। उसकी टक्कर में कौन खड़ा है, वन प्लस खड़ा है। हम भी कोशिश तो कर ही रहे हैं, और अगला तो बिल्कुल लीग से ही बाहर खेल रहा है। वो तो दिवाली हमारे यहाँ बनती है, एंजॉय ज़्यादा ये कर रहे हैं, वो वाली चीज़। अगर आप ध्यान से देखो कि सोसाइटी डेवलपमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। क्या ये बात समझ आती है तक पक्का? क्या मैं मानूं कि लेवल 1 के चारों टॉपिक कवर हो गए? तो एक बार जल्दी से रिव्यू कर दे देते हैं, मेरे को एक बार रिवाइज करा दो। मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एंड द फोरमोस्ट मैनेजमेंट डेवलप्स दी सोसाइटी। इनकी एक बेसिक सी रीडिंग करिएगा, एग्जाम्पल पढ़िएगा, और आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या यहाँ तक हम क्लियर है? लेवल 1 की बातें क्लियर है? तो आओ चलो छोटे छोटे क्वेश्चन हम जल्दी से करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ो जी, क्या लिखा है? SOT IT is a leading software development company. The company is satisfying the diverse need of its employee. Its employees are given a competitive salary and perks. They have been chance for their personal growth and development. For harmony in the organization, management has to reconcile personal goal and the organizational goal. Identify the objective. बोलो जी, क्या ऑब्जेक्टिव कौन सा है? कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, और ये कौन सा वाला है? मेरे तुक्का क्या लगा रहे हो, पढ़ा है ना पक्का? पर्सनल ही है? क्यों है पर्सनल? भाई बोला ना, बेटर वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं, अच्छा पैसा कमाने को दे रहे हैं, तो ये किसका आंसर क्या है? पर्सनल। ठीक है, क्लियर। चलो, द टॉपर ग्रुप इज लुकिंग टू मेक a foray into manufacturing of semiconductor, and it has set up a business of sizes, the business opportunities and add its prospect in the long run. The company has already pivoted into a number of new projects like electronic 5G networks equipment as well as semiconductors. Which economic objective of management does the business seek to fulfill? पक्का? क्यों ग्रोथ क्यों? हाँ, लॉन्ग रन वर्ड आ रहा है ना, तो क्या करेंगे इसमें? ग्रोथ करेंगे। सिंपल ना, सर्वाइवल मतलब नॉर्मल, अब एक प्रॉफिट में आ गए तभी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे। चलो तीसरा वाला बता दो। पढ़ूं मैं? मीता has a successful ice cream business in Bikaner, namely Smart Flavors. Her ice creams are utterly delicious. She makes ice cream from fresh milk and the same are available in a wide range of flavors and packs. She set viable business objectives and work with the same mind in order to ensure that the customer will come back for purchasing. Having the first mover advantage, her business was doing well. To earn higher profit, she started cutting down cost. This would sometimes leads to delay in delivery and the ice cream was not reaching in the market on time. Over a period of time, the demand for her ice cream declined because of it. The competitor entered in the market. She lost some of her market share to the competitor. At the beginning of summer season, she got back orders for supply of 4,000 ice creams, pack of different flavors for special occasion.
To ensure that the task was completed and order delivered in time, she hired additional worker. She was thus able to produce the given task for achieving goal. कोई लाइन छोड़ दी क्या मैंने? In the time she hired additional worker, she was thus able to produce and deliver the ice cream pack, but at a high production cost. While completing activity and finishing the given task for achieving goal, Mita realized she was ignoring one important aspect of management. Identify. Efficiency. अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. क्या होता है, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स आएंगे तो बहुत समय तो पढ़ने में ही चला जाएगा. और अभी तो क्या आपने एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है. अभी जब आप 12 चैप्टर पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में 12 टॉपिक होंगे, मतलब 12 चैप्टर का ज्ञान होगा, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, ठीक है. केस स्टडीज़ पढ़ने के कई सारे स्ट्रेटेजिकल अप्रोच हैं, जिसमें से एक अप्रोच मैं आज सिखा देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं कि आप नैरो डाउन करना सीखा करो. जैसे ही कोई केस आया तो फटाफट पूरा केस नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने पढ़ दिया पूरा का पूरा, ठीक है ना. ऐसा नहीं करना. क्या करना, पहले आप लास्ट में जाके देखो कि आपसे पूछ क्या रहे. तो लास्ट लाइन में जैसे इन्होंने पूछा कि ये मैनेजमेंट के कोई कंसेप्ट को इग्नोर किया गया है, तो अब तो प्रॉब्लम है, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा क्या मैनेजमेंट का कंसेप्ट है. पर मान लो कई बार ऐसा नीचे लिखा होता है, जैसे 4th क्वेश्चन में लिखा है, देखो लास्ट लाइन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? 3 ही है ना. तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपको ये पता चल गया कि जवाब मुझे ऑब्जेक्टिव में से ही देना है, तो मेरे को पूरे चैप्टर में घूमने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज क्या है, प्लानिंग भी कंटिन्यूस है, प्लानिंग भी परवेसिव है, कंट्रोलिंग भी कंटिन्यूस है, कंट्रोलिंग भी परवेसिव है. तो आप कितने परवेसिव याद रखोगे, कितनी एक्सप्लेनेशन याद रखोगे, और फिर कंफ्यूज होगे. तो बेस्ट तरीका क्या होता है, आप केस स्टडी जब भी आपके सामने आए तो इसको नैरो डाउन करो, लास्ट लाइन से पढ़ के अंदाजा लगाओ कि ये पूछना क्या चाहता है. अब जैसे 3rd क्वेश्चन में कोई स्कोप नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या इग्नोर किया बिना पढ़े, पढ़ना ही पड़ेगा. लेकिन 4th केस में मुझे पता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पे बात है. तो अभी आप पहले मुझे 3rd का आंसर बताओ. 3rd का आंसर क्या है? एफिशिएंसी कर रहा है कि इग्नोर कर रहा है? इग्नोर कर रहा है, ठीक है. किस पे काम कर रही है वो? सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिवनेस. क्यों? क्योंकि पहले उसको कॉस्ट कट करना था. किसको? मीता को. कॉस्ट कट करने में थोड़ा सा ऑर्डर कम हो गए, अब उसको लगता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ऑर्डर क्या कर दूं, पहुंचा दूं, फिर भले क्वालिटी कैसी भी जाए. तो इफेक्टिवनेस तो वो चाहती है पर एफिशिएंसी नहीं चाहती. तकलीफ ये है कि एफिशिएंसी के बिना बिजनेस नहीं चल पाएगा. एक छोटी सी लाइन में बोलता हूँ, क्या हमें बिजनेस में सिर्फ एफिशिएंट लोगों की ज़रूरत है? हमें बैलेंस की ज़रूरत है. इफेक्टिव भी चाहिए, एफिशिएंट भी चाहिए. एफिशिएंट लोग इफेक्टिव लोगों को मदद करते हैं एफिशिएंट बनने में, ठीक है. क्या 3rd वाला क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का. चलो 4th वाले में मैंने नीचे लाइन तो पढ़ दी है कि फाइंड क्या करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. लेकिन मैं एक बार क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ. XYZ पावर लिमिटेड set up a factory for manufacturing solar lanterns in a remote village. As there was no reliable supply of electricity in rural area, the revenue earned by the company was sufficient to cover the cost and the risk. मेरे को लगता है अभी समझ में आ गया. सिर्फ कॉस्ट कवर कर रहा है, मतलब सर्वाइवल हो रहा होगा ना, कॉस्ट कवर कर रहा है सिर्फ, ठीक है. As the demand of lanterns was increasing day by day, the company decided to increase the production to generate higher sales. For this, they decided to employ people from a nearby village, as very few job opportunities were available in that area. तो ये थोड़ा सामाजिक कार्यक्रम लग रहा है मेरे को. The company also decided to open a school and क्रीचेस फॉर द चिल्ड्रन. क्रीचेस समझते हो, प्ले स्कूल होता है ना, नर्सरी वाले उनको बोलते हैं. फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज. अपने लोगों के लिए उन्होंने स्कूल कॉलेज और छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए प्ले स्कूल वगैरह भी खुलवा दी. तो क्या लगता है, अल्टीमेटली सोशल है, ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है? नहीं तो यार ये क्या, मैं जो बोलूंगा वो बोलोगे क्या? फाइनल जवाब दो.
कितने ऑब्जेक्टिव हैं? 3। इसमें से कितने यहाँ पे दिख रहे हैं? 2। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल। ठीक है ना। अब एक बात ध्यान समझना, इस केस स्टडी से बताता हूँ। कई बार ऐसा होगा जब आप केस पढ़ोगे तो शुरुआती 1 2 3 लाइनों में आपको जवाब दिखेगा। जैसे मैंने रोक दिया था ना कि हाँ मेरे को तो दिख रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल है, तो मैं कई बार इतना सोच के ये मान लूंगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ही आंसर है। ठीक है। बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में हमें बड़ा ओपन माइंडेड बैठना पड़ता है। कई बार ऐसा होगा कि कहानी आपको प्लानिंग की सुनाई जाएगी लेकिन सवाल ऑर्गेनाइजिंग का पूछा जाएगा, है ना। क्योंकि कहानी सुनाने वाले पे है ना कि वो किस किरदार को मेन रख के सुना रहा है। मैनेजमेंट है तो पूरा पूरा, मतलब इसमें ऐसा कुछ तोड़ के तो अलग रख नहीं सकते। अब जैसे मैं आपको पूरी कंट्रोलिंग की कहानी सुना रहा हूँ, देखो ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, यू शुड हैव कंट्रोल ओवर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और फिर हमने आखिरी में पूछा है कंट्रोलिंग आया क्यों? तो प्लानिंग में कहीं लिखा है शायद, प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोलिंग। तो अब कहानी पूरी कंट्रोलिंग की है, सवाल क्या पूछ लिया मैंने आपसे? तो आपको दिमाग लगा के रखना है, तो जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है ना। आपको ये तो पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव में से ही आंसर आना है, तो फिर आप आराम से उसको क्या कर लो, पढ़ लो। क्या यहां तक ठीक है? नहीं, अगर उसमें वो लाइन लिख देते कि आपको दी गई पैराग्राफ की लाइंस को कोट करके बताना है कि ऑर्गेनाइजेशनल ही क्यों है, तब हम पैराग्राफ को एज अ रेफरेंस यूज करते। अदरवाइज ये अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप आइडेंटिफाई करो और अपनी समझ से जवाब दे दो। चलो जी, 5th वाला और 6th वाला जल्दी से पढ़ के बता दो। क्या करोगे, सबसे पहले शुरू करोगे या लास्ट लाइन पढ़ के देखोगे? क्या है लास्ट लाइन? कौन कौन से फीचर्स होते बताओ? गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कंटिन्यूस, याद है ना? हाँ ठीक है, अब पढ़ के देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू effectively achieve organizational objective by efficiently using limited resources in the changing environment। ये वही डेफिनेशन है जो मैंने ऊपर डाली है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है, एक ऑथर की स्ट्रेट कॉपी पेस्ट डेफिनेशन आपको दे दी है और उस पर सवाल पूछा है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन 4 फीचर्स। अब ये क्वेश्चन ओपन एंडेड है, ठीक है, खुला हुआ है क्वेश्चन, आप कोई भी 4 लिख सकते हो। पर अब आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा डेफिनेशन से चलना है। जैसे वो बोल रहा है इफेक्टिवली एफिशिएंटली, तो पहला तो गोल ओरिएंटेड रखो, ठीक है ना। चेंजिंग एनवायरनमेंट का जिक्र है तो डायनामिक वर्ड ले लेना। इस तरीके से आंसर करते हैं, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैंने लिया। बोथ एप्पल इनकॉर्पोरेशन एंड सैमसंग लिमिटेड रिक्वायर्स मैनेजमेंट, ऑल्दो डिफरेंसेस लाई इन द वे दे आर मैनेज्ड, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टेटेड अबव। पहले सिर्फ इस लाइन का फीचर बताओ, फिर बाकी तो डिटेलिंग अलग है। परवेसिव है ना, दोनों अलग अलग बिजनेस है, तो भी क्या हो गया, मैनेजमेंट तो लगेगा। भाई सैमसंग वाला एंड्रॉयड के लिए मैनेजमेंट लगा लेगा, एप्पल वाला आईओएस के लिए लगा लेगा, मैनेजमेंट तो लगाएगा। तो स्कोप ऑफ बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनेजमेंट तो अपना काम करके दिखाता है। बोलो जी, क्या यहाँ तक क्लियर? क्या आपको लॉजिक समझ में आ गया कि पहले क्या करना है? कायदे से कंसेप्ट समझ लो, पढ़ लो, कनेक्ट कर लो, फिर जाके क्या कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब घर जाके क्या करोगे, एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना। कहाँ तक करोगे, लेवल 1 तक। उसके बाद आपके पास जो रिसोर्सेज हो उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और फिर ये हो जाएगा। क्या यहाँ तक ठीक है? क्या एक बार जल्दी से एक शॉर्ट रिकैप कर लें अपन, है ना, यहाँ तक का। चलो बताओ, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स विथ और थ्रू फॉर अचीविंग अ गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर और क्या मिला अपने को? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कंटिन्यूअस, मल्टी डायमेंशनल में कितने डायमेंशन है? वर्क, पीपल, ठीक है। फिर डायनामिक फंक्शन है और इंटेंजिबल फोर्स है। फिर क्या मिला? कंटिन्यूस भी हो गया ना। फिर क्या मिला? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? 3, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल में कितने? सर्वाइवल, प्रॉफिट और
और फिर लास्टली एक और क्या देखा आपने, इंपॉर्टेंस ऑफ, क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, creates dynamic organization, then helps in achieving personal objective and lastly develops the society। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको, है ना, यहाँ तक मैंने बता दिया। लास्ट टाइम आ गया है, आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, खूब पढ़ाई करिए, खूब दिल लगा के मेहनत करिए, है ना, मेहनत का फल मिलता है। तो स्टे हार्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, डोंट चीट एंड रिमेंबर अलोन इज ऑलवेज ऑसम। जाओ मजा करो।